स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल आर स्टडीज़ में। आज हम क्लास 11th का सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन चैप्टर करने वाले हैं। इसमें हम सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे और आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा ताकि हमारे आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक मिल सके और आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। और अगर आपने इसके पीछे के चैप्टर्स नहीं देखे या फिर इसके आगे आने वाले चैप्टर्स भी अगर आपको चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ इस चैनल में जाके आप चेक कर सकते हैं। अगर आपको बाकी के चैप्टर्स भी आप इनसे कवर कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। इस चैप्टर में कहीं हम शुरुआत करेंगे। ये चैप्टर जो है बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड रहने वाला है। एनसीईआरटी बेस्ड हम सारे टॉपिक्स को यहाँ पे कवर करेंगे। यहाँ पे चैप्टर ये पुरानी वाली ओल्ड एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चैप्टर 10 है। ठीक है। सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन हम इसमें पढ़ने वाले हैं। सेल साइकिल और किसके बारे में, सेल डिवीजन के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। सेल साइकिल क्या होता है, वो सारे स्टेप, जैसे मान लो एक सेल है, ये मदर सेल है, यहाँ पे बीच में न्यूक्लियस है। ये सेल क्या हुआ, डिवाइड कर दिया और उसने दो डॉटर सेल बना दिए। मान लो दो क्या बना दिया, दो डॉटर सेल बना दिए। तो यहाँ पे इस सेल को ग्रोथ होने में और फिर उस सेल से ये दो सेल डिवाइड होने में जो भी प्रोसेसेस के अंदर आए हैं, जो भी प्रोसेसेस में इन्वॉल्व हैं, उसको हम क्या कहते हैं, सेल साइकिल कहते हैं। सेल साइकिल पूरी जो साइकिल जो रिपीट होती रहती है ताकि एक सेल जो है वो डिवाइड होकर अपने डॉटर सेल्स बना सके, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं सेल साइकिल। ठीक है। अब सेल डिवीजन क्या होता है, यही चीज़, अगर यही सेल जो है जिस टाइम पे मान लो ये सेल है, अब ये डिवाइड होगा और डिवाइड होकर दो सेल बना दिया तो उसको हम सेल डिवीजन कहेंगे। और इस प्रोसेस में ये सेल डिवाइड करने के लिए चाहे इसका पूरा ग्रोथ होकर लार्ज होना और फिर उसके बाद इनका डिवाइड होना, इस इवेंट्स में जितने भी प्रोसेसेस वगैरह आते हैं वो सब इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, सेल साइकिल कहते हैं। अब इसको देखते हैं। Growth and reproduction are characteristic of cell instead of all living organisms. ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जो है ये कैरेक्टरिस्टिक होता है सेल का इंस्टेड ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। हमने चैप्टर 1 में पढ़ा है, क्या पढ़ा है हमने चैप्टर 1 में, चैप्टर 1 में पढ़ा है कि जो ग्रोथ होता है, अब ग्रोथ जो होता है हमने ये पढ़ा है कि ग्रोथ जो होता है एक डिफाइनिंग फीचर नहीं है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। क्यों नहीं है, क्योंकि मान लो एक बुक है, बुक के ऊपर बहुत टाइम से क्या हो रही है, बुक के ऊपर बहुत टाइम से धूल जम रही है, तो उससे क्या होगा, उसका मास इंक्रीज हो रहा है, थोड़ा मास तो इंक्रीज हो रहा है धूल से, तो क्या उसमें ग्रोथ हुई है, उसमें ग्रोथ नहीं हुई है। ठीक है, उसमें ग्रोथ नहीं हुई है। और वहीं पे रिप्रोडक्शन की बात करें तो जो ऑर्गेनिज्म स्टेराइल होते हैं रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, तो इसका मतलब वो नॉन लिविंग हो गए क्योंकि रिप्रोड्यूस नहीं कर रहे थे। इस वजह से क्या ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए क्या है, नॉन डिफाइनिंग फीचर माना जाता है। पर अगर हम एक सेल की बात करें तो वो क्या होता है, डिफाइनिंग फीचर होता है। ठीक है, एक सेल में डिफाइनिंग फीचर होता है ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, मतलब हर एक सेल जो सर्वाइव कर रहा है वो ग्रो करेगा ही करेगा। सेल पहले छोटा था, ग्रो होकर सेल लार्ज हो जाएगा और वो क्या करेगा, रिप्रोड्यूस भी करेगा ताकि उसके आने वाले सेल डिवाइड हो जाए। अब कुछ केसेस में क्या होता है, कुछ सेल तो हमेशा डिवाइड करते रहते हैं, कुछ क्या होते हैं, कुछ सेल होते हैं जो डिवाइड नहीं करते, पर जब इंजरी होती है किसी केस में तो उस केस में वो डिवाइड कर सकते हैं। तो क्या होता है, लगभग सभी सेल क्या होते हैं यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं और प्रोडक्शन कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, रिप्रोडक्शन कर रहे हैं। तो जो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जो होता है कैरेक्टरिस्टिक होता है सेल का, और इंस्टेड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म कैरेक्टरिस्टिक नहीं होता, पर एक सेल का ये क्या होता है, डिफाइनिंग कैरेक्टर होता है, क्या, द ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। सारे सेल्स जो होते हैं, सारे लिविंग सेल जो हैं वो क्या करते हैं, ग्रोथ भी करते हैं और रिप्रोडक्शन भी करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ लेते हैं। ऑल द सेल रिप्रोड्यूस बाय डिवाइडिंग इनटू टू विथ पैरेंटल गिविंग राइज टू डॉटर सेल। अब क्या करते हैं, हर सेल रिप्रोड्यूस करता है, हम पढ़ चुके हैं कि हर सेल क्या करता है, ऑल सेल रिप्रोड्यूस बाय डिवाइडिंग, डिवाइड करता है। उसमें क्या होता है, वो दो डॉटर सेल बनाता है हर एक पेरेंट से, मतलब ये एक पेरेंट है। अब इसमें से क्या होगा, दो डॉटर सेल बनेगी, क्या बन गई, ये दो डॉटर सेल बन गई। तो यहाँ पे ये कहना चाहिए कि
कि सारे सेल क्या होते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं डिवीजन करके। और ये कैसे डिवीजन करते हैं, हर एक पेरेंट सेल से क्या होते हैं, 2 डॉटर सेल यहाँ पे बनते हैं, 2 डॉटर सेल यहाँ पे क्या होते हैं, बनते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं सेल साइकिल के बारे में। नेक्स्ट क्या देखेंगे, सेल साइकिल। सेल साइकिल इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस इन ऑल लिविंग ऑर्गन। सेल साइकिल एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है और होना भी चाहिए, क्योंकि अगर सेल साइकिल नहीं होगा तो सेल डिवाइड नहीं करेंगे, और सेल डिवाइड नहीं करेंगे तो फिर हम ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो सेल साइकिल है, सेल डिवीजन जो है बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बिना हमारा सर्वाइवल भी नहीं है वैसे भी। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेल ग्रोथ आल्सो टेक प्लेस। अब क्या होता है, जो सेल साइकिल होता है, सेल साइकिल में क्या होता है, सेल डिवीजन होते हैं, हमें पता है सेल साइकिल में क्या होता है, सेल डिवीजन होता है। अब उसमें एक और चीज़ क्या होती है, डीएनए का रेप्लिकेशन भी होता है, सेल ग्रोथ भी होती है। मान लो कि एक सेल क्या था, पहले छोटा सा सेल था, सेल छोटा था, अब ये क्या करेगा, सेल ग्रो होके बड़ा होगा और तभी तो ये डिवाइड करके 2 सेल बनाएगा। जैसे बच्चे छोटे होते हैं, फिर वो धीरे बड़े होते हैं और फिर रिप्रोड्यूस करने की प्रॉपर्टी उनके अंदर बाद में आती है। वैसे सेल छोटे होते हैं, सेल ग्रोथ होके बड़े होंगे और उसके बाद ही क्या होंगे, यहाँ पे डॉटर सेल के अंदर क्या होंगे, डिवाइड हो पाएंगे। तो यहाँ पे सेल ग्रोथ और डीएनए रेप्लिकेशन का एक अच्छा खासा रोल आता है। अब डीएनए रेप्लिकेशन क्यों, मान लो किसी पर्सन के अंदर 2n डीएनए है, ठीक है, इसको डिवाइड करके अपने डॉटर सेल के अंदर डीएनए देना है, तो अब डीएनए इनके अंदर भी 2n होने चाहिए, डिप्लॉयड है तो इनके अंदर भी 2n होना चाहिए और इसके अंदर भी 2n होना चाहिए। अब मान लो कि यहाँ पे इनके अंदर 2n है तो इनके अंदर भी 2n होना चाहिए, तो ये क्या करेगा, खुद को डुप्लीकेट करेगा या फिर रेप्लिकेट करेगा, यानी कि खुद का नंबर इंक्रीज करेगा। तो ये 2n से क्या हो जाएगा, 4n हो जाएगा, 2n से क्या हो जाएगा, 4n हो जाएगा। अब 4n होने से क्या फ़ायदा है ये देख लेते हैं। अब डीएनए मान लो 2n से 4n हो गया, 2n से 4n हो गया। अब इसको 2 सेल में डिवाइड करना, तो इस सेल के अंदर भी 2n डीएनए आ पाएगा, इस सेल के अंदर भी 2n जो है क्रोमोसोम डीएनए आ पाएगा। तो इसमें क्या हुआ कि डॉटर सेल में इक्वल शेयरिंग हो पाई, साथ ही साथ पेरेंट के अंदर जितने डीएनए जीन क्रोमोसोम थे उतने ही किसके अंदर जा पाए, उनके उतने ही किसके अंदर जा पाए, डॉटर सेल्स के अंदर जा पाए। तो यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन और सेल ग्रोथ भी होती है किसके अंदर, सेल साइकिल के अंदर। डीएनए रेप्लिकेशन, सेल ग्रोथ, डिवीजन शुड बी डन इन कोऑर्डिनेट वे टू इंश्योर द करेक्ट फॉर्मेशन ऑफ प्रोजनी इनेक्ट जीनोम। अब इसमें कहना क्या चाह रहा है, अब जब सेल डिवीजन या फिर सेल ग्रोथ जो होता है, इन सब में जो ये प्रोसेसेस हैं ये क्या होने चाहिए, एक कोऑर्डिनेटेड वे में होने चाहिए। एक कैसे होने चाहिए, कोऑर्डिनेटेड वे में होने चाहिए। क्यों कोऑर्डिनेट वे में होना चाहिए ये समझते हैं। जैसे मान लो सबसे पहले क्या होगा, सेल ग्रोथ होना चाहिए, सेल ग्रो करना चाहिए। अब मान लो सेल छोटा सा है, अब वो सही से ग्रो करेगा तभी तो आगे डिवाइड कर पाएगा, सेल ग्रोथ के बिना डिवीजन तो सही से नहीं हो पाएगी। और दूसरी चीज़, मान लो इसमें डीएनए रेप्लिकेशन होता है, क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेशन होता है। डीएनए रेप्लिकेशन में क्या होता है, 2n से क्या होते हैं, 4n बनते हैं, 2n से 4n होता है, और इस 4n से फिर डॉटर के अंदर भी 2n और 2n जो होते हैं डीएनए जो होते हैं जा पाते हैं। ठीक है, तो अब इसमें क्या होता है, अगर मान लो ये सेल है, अब ये सेल मान लो किसी रीज़न के वजह से क्या है, इसके अंदर डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस नहीं हो पाई, 2n ही है। ठीक है, तो क्या होगा, या तो ये डॉटर सेल्स के अंदर nn क्रोमोसोम्स जाएंगे, अदरवाइज क्या होगा, या तो ये होगा या तो दोनों के अंदर nn ही जाए, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम ही जाए, जो कि ये भी क्या है, गलत मेथड है। यहाँ पे ये सिर्फ गैमेट फॉर्मेशन में होता है, बट एक नॉर्मल सेल के अंदर क्या होता है, 2n नहीं जाता। अब ये देखो ये 2n है, ठीक है। अब क्या है, अब मान लो एक सेल डिवीजन सही से नहीं हुआ, एक डॉटर सेल के अंदर 2n चला गया, सारे डीएनए उसके अंदर चले गए, एक के अंदर कुछ गया ही नहीं, क्या हुआ, कुछ गया ही नहीं। तो ये भी क्या हो गया, इससे भी क्या होगा, एक डिजीज हो सकती है। ठीक है, अब क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेल ग्रोथ डिवीजन शुड बी डन इन कोऑर्डिनेट। अब हम ये समझ गए कि डीएनए का रेप्लिकेशन और सेल ग्रोथ होना, सेल डिवीजन होना, ये सारी प्रोसेसेस जो हैं सब एक कोऑर्डिनेटेड वे में होना चाहिए। जैसे कि डीएनए रेप्लिकेशन होगा तभी सेल डिवीजन होगा, और सेल ग्रोथ भी पहले होनी चाहिए, सेल ग्रोथ होगा, डीएनए रेप्लिकेशन होगा, देन सेल डिवीजन होगा। तो ये प्रोसेसेस जो है ये हमेशा कोऑर्डिनेटेड वे में होने चाहिए, जैसे इनका फंक्शन है, जैसे सेल ग्रोथ होगा, डीएनए रेप्लिकेशन, फिर सेल डिवीजन, इस तरीके से ही होने चाहिए। इससे क्या होगा,
इससे क्या होगा, इंश्योर द करेक्ट डिवीजन फॉर्मेशन ऑफ प्रोजनी सेल इन एक्ट जीनोम। इससे क्या होगा, अगर ये सारी चीज़ें क्या हुई, कोऑर्डिनेटेड वे में हुई। कैसे हुई ये सारी चीज़ें, कैसे हुई, कोऑर्डिनेटेड वे में होगी, तो इससे क्या होगा, जो डिवीजन होगा, डिवीजन होने के बाद जो प्रोजनी फॉर्म होगी, प्रोजनी यानी कि यंग वंस जो फॉर्म होंगे, उनमें क्या होंगे, फॉर्मेशन ऑफ प्रोजनी सेल इनएक्ट क्रोमोसोम, करेक्ट नंबर ऑफ क्या होंगे, जीनोम पहुंच पाएंगे इनके अंदर। जैसे हमने देखा था डीएनए में रेप्लिकेशन नहीं हो पाया था, तो एक के पास डबल जा रहा था, फिर उतना ही डीएनए जा रहा था, और एक के पास कुछ भी नहीं मिल रहा था। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जब हम कोऑर्डिनेटेड वे में होगा तभी यहाँ पे डिवीजन सही से होगी, और क्या होगा, जो प्रोजनी सेल होंगे उनके पास इनएक्ट क्रोमोसोम्स होंगे, जितने होने चाहिए तो उतने होंगे। नेक्स्ट देखते हैं, the sequence of event by which cell duplicate its genome, synthesize other constituent of the cell, eventually divide to daughter cell। अब क्या होगा, यहाँ पे कुछ सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स होते हैं, डुप्लीकेट इट्स जीनोम, सिंथेसाइज कॉन्स्टिट्यूएंट सेल एंड इवेंचुअली डिवाइड इनटू टू डॉटर सेल। अब क्या होता है, अब हमने क्या पढ़ा है कि यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या होता है, सेल डिवीजन होता है, तो इसमें क्या होता है, कुछ सीक्वेंस ऑफ डीएनए, कुछ सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स होते हैं। क्या होते हैं, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स होते हैं, मतलब कुछ इवेंट्स होते हैं यहाँ पे जो कि सीक्वेंस में होते हैं। जैसे हमने ग्रोथ पढ़ा था, यहाँ पे हमने सेल डीएनए रेप्लिकेशन वगैरह पढ़ा था। ये सारी चीज़ें होती है सीक्वेंस में हो रही थी, आगे पीछे नहीं हो सकती, एक सीक्वेंस में ही होना होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, द सीक्वेंस ऑफ इवेंट बाय विच सेल डुप्लीकेट इट्स जीनोम, सिंथेसाइज, एक सीक्वेंस होना चाहिए किसमें, डीएनए डुप्लीकेट करने में, सेल डुप्लीकेट करने में, सिंथेसाइज अदर कंस्टिट्यूएंट बनाने में सेल के, और उसके डिवाइड होने में, इन सब में क्या होना चाहिए, एक सीक्वेंस में होना चाहिए। ऐसा नहीं कोई सा भी इवेंट कभी भी हो गया, पहले वाले इवेंट्स भी बाद में हो गए, बाद वाले पहले हो गए, इस तरीके से नहीं होना चाहिए, एक सीक्वेंस में जो होना। और ये सारे काम होने चाहिए, क्या क्या काम होने चाहिए, सेल का डुप्लीकेट करना, अदर सिंथेसाइज अदर कंस्टिट्यूएंट को सिंथेसाइज करना, प्लस डिवाइड करके दो डॉटर सेल की फॉर्मेशन करना, ये सब क्या होने चाहिए, एक सीक्वेंस में ही होने चाहिए। नेक्स्ट देख लेते हैं, सेल ग्रोथ इन टर्म ऑफ साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ इज कंटिन्यूस प्रोसेस। अब इसमें क्या कहना चाहिए, जो सेल ग्रोथ होता है ना, वो दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं, सेल ग्रोथ दो टाइप के होते हैं। या तो सेल का नंबर बढ़ेगा, सेल का नंबर बढ़ रहा है, अगर डिवाइड करके न्यू डॉटर सेल बना रहे, नंबर बढ़ रहा है, तो ये भी क्या एक टाइप का सेल ग्रोथ है। दूसरा क्या होता है, साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज, मतलब ये सेल अब छोटा था, अब ये सेल क्या हो गया, ग्रो करके एक बड़ा सेल बन गया, तो इसमें क्या हो कहेंगे हम, ये क्या हो गया, साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज की। अब जो सेल ग्रोथ होता है इन टर्म ऑफ साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज इज कंटिन्यूस प्रोसेस, मतलब जो सेल ग्रोथ होता है, अगर हम इसकी बात करें साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज के हिसाब से, साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज क्या होता है, कंटिन्यूस प्रोसेस होता है, मतलब ये हमेशा होता रहता है। The replicated chromosome DNA are then distributed to daughter nuclei by complex series events during cell division. The replicated chromosome DNA are then distributed to daughter nuclei comprises during event of cell division। अब देखो हमने क्या किया, डॉटर से हमने क्या किया, डीएनए की डुप्लीकेशन कर दी। अब हमें तो ये भी देखना पड़ेगा ना कि डॉटर सेल के अंदर जो है डुप्लीकेशन करके मैंने यहाँ पे कितने बना दिए, 2n से कितने बना दिए, 4n बना दिए, जीनोम जीनोम कितने बना दिए, यानी डीएनए कितने बना दिए, 2n से 4n बना दिए। तो मुझे ये भी देखना पड़ेगा ना कि दोनों डॉटर सेल के अंदर 2n ही डीएनए जाए। ऐसा ना हो कि एक के अंदर 4n चला जाए, एक के अंदर कुछ गया ही नहीं, या फिर एक के अंदर 3n चला जाए और एक के अंदर 3n चला जाए और एक के अंदर सिर्फ n ही आए। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इक्वल शेयरिंग होना चाहिए। तो यहाँ पे ये भी क्या होता है, एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस होता है, रेप्लिकेटेड जीनोम डीएनए आर देन डिस्ट्रीब्यूटेड टू डॉटर सेल बाय कॉम्प्लेक्स इवेंट ड्यूरिंग सेल डिवीजन। ठीक है, इसके लिए भी कॉम्प्लेक्स इवेंट्स होते हैं, किस चीज़ के लिए, ताकि जो डीएनए रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम है वो डिस्ट्रीब्यूट हो सके डॉटर सेल में। नेक्स्ट देखते हैं, the events these events are under genetic controls। ये सारे इवेंट्स कैसे होते हैं, जेनेटिक कंट्रोल में होते हैं, यानी कि हमारे जीन्स के कंट्रोल्स में होते हैं, जीन्स यानी इनके कंट्रोल में होते हैं ये सारे इवेंट्स। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा फेजेस ऑफ सेल साइकिल। सेल साइकिल के कुछ फेजेस होते हैं।
ये फेजेस क्या होते हैं, इंटरकाइनेसिस होता है, माइटोसिस फेजेस होता है, ये भी हम अभी पढ़ेंगे। पर उससे पहले कुछ डेटा हैं जो एनसीईआरटी में गिवन है, उन डेटा को देख लेते हैं। टिपिकली यूकैरियोटिक सेल लाइक ह्यूमन सेल टेक 24 आवर टू डिवाइड। टिपिकली क्या होता है, मतलब एक नॉर्मली क्या होता है, एक यूकैरियोटिक सेल को कितने टाइम लगता है, 24 आवर लगता है डिवाइड करने में। मतलब एक यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो वो डिवाइड करने के लिए कितना टाइम लगाएगा, 24 आवर टाइम लगाएगा, जैसे कि एक ह्यूमन सेल। पर ये ज़रूरी नहीं कि सब में कुछ वेरिएशंस भी हो सकते हैं, जैसे कि however this is vary in different organs like is complete cell cycle in 90 मिनट। अब ये क्या हो सकता है, वेरी कर सकता है, क्या कर सकता है, वेरी कर सकता है ऑर्गेनेज टू ऑर्गेनेज पे। जैसे कि एक हमने अभी पढ़ा कि ह्यूमन सेल जैसे यूकैरियोट जैसे कि ह्यूमन सेल, इनके अंदर नॉर्मली 24 आवर में हो जाता है, पर यहाँ पे कुछ वेरिएशन दिखेंगी, वेरिएशन देखने को मिल सकती है। जैसे कि ईस्ट जो होता है वो अपना जो सेल साइकिल है वो सिर्फ 90 मिनट के अंदर कवर कर लेता है। कितने मिनट में, 90 मिनट के अंदर वो डिवाइड करके एक सेल से दो सेल फॉर्म कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये टाइम लिमिट जो है वेरी कर सकता है। अब सेल साइकिल के फेजेस क्या थे वो देख लेते हैं। सेल साइकिल के फेजेस को फटाफट से, सेल साइकिल के दो फेज होते हैं। कितने फेज, दो फेज। एक क्या होता है, एक होता है इंटरफेज और दूसरा क्या होता है, एम फेज। ठीक है, इंटरफेज होता है और एम फेज होता है। अब कैसे होता है, इंटरफेज में क्या होता है, सेल ग्रो करेगा, सेल क्या करेगा, ग्रो करेगा, सेल ग्रो करेगा, प्लस में डीएनए जो होगा वो रेप्लिकेट करेगा, डीएनए रेप्लिकेट करेगा। ठीक है, और यहाँ पे जो ये वाला स्टेप है एम फेज, जो है एम फेज, इसमें क्या होगा, सेल एक्चुअल में डिवाइड करेगा, सेल एक्चुअल में डिवाइड करके एक सेल से दो सेल की यहाँ पे फॉर्मेशन होगी। अब देख लेते हैं फटाफट से इसमें क्या लिखा है, रिप्रेजेंट फेजेस बिटवीन टू सक्सेसिव एम फेज। अब इसमें क्या कह रहा है, तो एम फेज के बीच में क्या होता है, ये फेज होता है, मतलब एक एम फेज है, एक ही एम फेज है, इसके बीच में क्या होगा, इंटरफेस होगा। यानी कि अब मान लो इंटरफेस क्या होता है, सेल का ग्रोथ होना। अब देखो एक पहले एक एम फेज आएगा, मतलब पहले एक मदर सेल से दो डॉटर सेल बने होंगे, ये डॉटर सेल बने होंगे, ये किस में हुआ होगा, एम फेज में होगा। अब ये क्या करेंगे, ग्रोथ करके बड़े बड़े सेल बना देंगे। कैसे सेल बना देंगे, बड़े सेल बना देंगे, ये क्या होगा, इंटरफेज होगा। और फिर ये वापस से डिवाइड करके क्या करेगा, दो डॉटर सेल, ये वाला भी दो डॉटर सेल बना देगा, ये भी क्या हो गया, एम फेज हो गया। मतलब इस एम फेज और इस एम फेज के बीच में ये क्या आ रहा है, इंटरफेज आ रहा है, इंटरफेज आ रहा है। तो ये क्या होता है, दो सक्सेसिव एम फेज के बीच का फेज क्या होता है, इंटरफेज होता है। ठीक है, रिप्रेजेंट फेज बिटवीन टू सक्सेसिव एम फेज। तो सक्सेसिव एम फेज के बीच का रीजन क्या होता है, वो क्या होता है, इंटरफेज होता है। take 95% of the duration of more than 95% of the duration of the cell division। सेल को डिवाइड करने के लिए जितना टाइम लगता है उसमें से 95% से ज़्यादा टाइम किस में लगता है, इंटरफेज में ही लगता है। जैसे अगर ह्यूमन की बात करें, अगर वो 24 आवर में डिवाइड करता है तो 23 आवर से ज़्यादा का टाइम किस में लगता है, इंटरफेज में ही लगता है। और बचा हुआ जो एक घंटा, एक घंटे से भी कम का टाइम है वो किस में लगता है, यहाँ पे एम फेज में लगता है। ठीक है, तो एम फेज की बात करें, यहाँ पे क्या होता है, एक्चुअल सेल डिवीजन होता है। क्या होता है, एक्चुअल सेल डिवीजन होता है। और इसको टेक ओनली अबाउट एन आवर, और इसको सिर्फ एक आवर के जितना, सिर्फ एक घंटे के जितना टाइम लगता है। कितना टाइम लगता है, एक घंटे के। ह्यूमन सेल की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, ह्यूमन सेल में 24 आवर लगता है, तो उस हिसाब से एक आवर या उससे भी कम टाइम यहाँ पे लगता है। नेक्स्ट हम देखते हैं इंटरफेस। इंटरफेस को हम रेस्टिंग फेज भी कहते हैं। अंडरगो सेल ग्रोथ, डीएनए रेप्लिकेशन, ऑर्डरली मैनर। अब ये क्या होता है, इंटरफेस को हम रेस्टिंग फेज कहते हैं। रेस्टिंग फेज क्यों कहते हैं, क्योंकि इस टाइम पे क्या हो रहा है, सेल डिवाइड नहीं कर रहे हैं, सिर्फ ग्रोथ हो रहा है इनका, और डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है। तो इसके अंदर क्या होता है, सेल की ग्रोथ होती है, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, और ये क्या होता है, ऑर्डरली मैनर में होता है। ऐसा नहीं तो कोई सा भी आगे पीछे कुछ भी हो रहा है, ऐसा नहीं होता है, एक ऑर्डरली मैनर में होता है। एम फेज की बात करें तो इसमें भी दो पार्ट्स डिवाइड होते हैं। एक क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस, दूसरा क्या होता है, साइटोकाइनेसिस। एक क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस, दूसरा क्या होता है, साइटोकाइनेसिस। इसमें क्या होता है, डॉटर क्रोमोसोम सेपरेशन होती है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, डॉटर क्रोमोसोम के यहाँ सेपरेशन होते हैं। और साइटोकाइनेसिस में क्या होता है, सेल डिवीजन होता है। मतलब कैरियोकाइनेसिस की बात करें ना, तो जो एक मदर सेल का जो न्यूक्लियस होता है, ये न्यूक्लियस क्या होकर डिवाइड करके दो बना देगा, एक ही सेल के अंदर रहेंगे। न्यूक्लियस का डिवीजन होता है कैरियोकाइनेसिस में। कैरियो का मतलब न्यूक्लियस होता है। साइटोकाइनेसिस में क्या होता है, साइटोप्लाज्म का डिवीजन, यानी कि सेल का एक्चुअल यहाँ पे क्या होता है, डिवीजन होता है।
ठीक है। तो कैरियोकाइनेसिस में क्या होता है, न्यूक्लियस डिवाइड होकर 2 में बनना चेंज होता है। और साइटोकाइनेसिस में क्या होता है, साइटोकाइनेसिस में क्या होता है, जो साइटोप्लाज्म या फिर पूरा सेल जो है वो डिवाइड होकर क्या होता है, 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। अब नेक्स्ट हम इसको डिटेल में पढ़ने वाले इंटरफेस एम फेज को, जो हम अब हमारा ये जो है पार्ट 2 में इसको हम कवर करने वाले हैं। किस में कवर करेंगे, पार्ट 2 में कवर करेंगे। तो ठीक है, किस में कवर करेंगे, पार्ट 2 में इसको कवर करेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि आपको इसकी नोटिफिकेशन मिल जाए और आप इसका पार्ट 2 भी देख सकें। और अगर आपको कोई और चैप्टर से रिलेटेड कोई डाउट है, कोई टॉपिक्स देखना है तो आप यहाँ से देख सकते हैं। अदरवाइज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो जिनकी वीडियोज़ नहीं है वो भी यहाँ पर जल्द से जल्द अपलोड कर दी जाएंगी। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।